कैसे हैं आप लोग? ऐसे बोलना है ना। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे ज्योग्राफी का। जोश आ गया है मेरे में क्योंकि इस चैप्टर के बाद हमारा एक ही चैप्टर रह जाएगा एंड हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर सीधा आ जाना। द वर्ड प्लानिंग, अंडरलाइन करो द वर्ड प्लानिंग। फिर तीन चार लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, लास्ट थ्री लाइन्स इसी पैराग्राफ की। इट इज यूज विद रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्लानिंग का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्लानिंग जो है यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज हो रही है। ठीक है। इसके अंदर हम जो है ओवर द टाइम हमने क्या हिट एंड मिस मेथड्स करे हैं जिसके द्वारा देश आगे बढ़ा है। साथ वाले पेज पे आ जाओ, पेज 105 पे। देयर आर टू अप्रोचेस टू प्लानिंग। प्लानिंग करने के दो तरीके होते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग एंड रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग होती है जिसके अंदर आप सेक्टर वाइज काम करते हो, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब आप किसी सेक्टर के लिए पर्टिकुलरली प्लान करते हो उसको सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। The sectoral planning means formulation and implementation of the set of schemes or programs aimed at developing at various sectors such as agriculture, irrigation, manufacturing, etc. etc. Page 105, ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ। रुको रुको मैं बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्टोरल प्लानिंग होती है जिसमें आप किसी सेक्टर के लिए काम करते हो। तुम इधर आ जाओ भाई, तुम साथ में बैठा करो। ये दो पैराग्राफ और तुम्हारा ये चेंज हो गया, ये अच्छा है, ये अपडेटेड है। तुम्हारी बुक मुझे दे देना बाद में, मेरे काम आएगी मुझे लग रहा है। ठीक है। ये सामने बंदा बैठा था, कह रहा था मेरी बुक बेकार है। दोबारा बोलो। ये जो बंदा सामने यहाँ बैठा था वो कह रहा था मेरी बुक बेकार है, उससे बोलो मेरी अपडेटेड है। अपडेटेड है, अपडेटेड है। ठीक है। तो सेक्टोरल प्लानिंग, जब आप सेक्टर्स के लिए वर्क करते हो, जब आप ऐसे प्लान बनाते हो जिसके अंदर आप पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की तीन लाइनें, दिस इज अनइवन पैटर्न, this is uneven pattern of development over space necessitate the planner to have a spatial perspective and draw the plans to reduce regional imbalance। जब आप रीजन वाइज डेवलपमेंट की बात करते हो, प्लानिंग करते हो कि हिमाचल के अंदर इस इलाके की ग्रोथ करनी है, हमें हमें जो है दिल्ली के इस सेक्शन की ग्रोथ करनी है, उसे रीजनल अप्रोच कहते हैं। तो जब या तो आप रीजनल अप्रोच के बारे में बात करते हो, किसी पर्टिकुलर एरिया को ग्रो करने की बात करते हो, या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो करने की बात करते हो, तो ये दो तरीके की प्लानिंग होती है। ये बोर्ड्स में आ चुकी है 3 नंबर में कि सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग में क्या डिफरेंस है। रीजन रीजन प्लानिंग के अंदर आप रीजन वाइज देखते हो कौन से रीजन को ग्रो करना है, कौन से इलाके को ग्रो करना है। सेक्टोरल के अंदर आप सेक्टर को देखते हो कौन से सेक्टर को कैसे ग्रो करवाना है। फिर आपका एक नीति आयोग का है, जरा अपनी बुक देना मैं पढ़ के बताती हूँ। ये हमारी पुरानी बुक्स में नहीं था, आपकी बुक में है। आराध्या नीति आयोग करके एक बॉक्स है, तुम्हारी बुक भी फिर तो नहीं है, मेरी बुक पुरानी है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्टार्टिंग हुई थी। ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। नीति आयोग जो है सारी प्लानिंग करती है। इसका पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन, पर 1 जनवरी 2015 से इसका नाम नीति आयोग हो गया। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। आपका बॉक्स बना हुआ है पेज 104 पे, आपको उसको अंडरलाइन कर लेना है। नीति आयोग, न्यू नेम ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। पुराना नाम था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नया नाम है नीति आयोग। इसके चेयरमैन है मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है। अगला पैराग्राफ है टारगेट एरिया प्लानिंग। ये हमारी रीजनल प्लानिंग का पार्ट है जिसके अंदर आप सर्टेन एरियाज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हो कि इसको ग्रो करना है। द प्लानिंग प्रोसेस हैज टू टेक स्पेशल केयर। इसकी दो तीन लाइनें छोड़ के आ जाते हैं हम। 7th 8th लाइन में लिखा हुआ था प्लानिंग कमीशन इंट्रोड्यूस द टारगेट एरिया एंड टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग। ये वर्ड मिला, टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप। आप सर्टन ग्रुप को बढ़ाना चाहते हो, सर्टन कम्युनिटी के लिए ज्यादा काम करना चाहते हो, या सर्टन एरिया को ज्यादा ग्रो करना चाहते हो, उसके हिसाब से आपके टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप अप्रोचेस टू प्लानिंग है।
Some of the program directed towards the development of target area, target areas के certain areas को grow करने के लिए जो programs बनाए गए हैं उसके example है command area development program, ठीक है, ये खेती बाड़ी रिलेटेड है। ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, सूखे इलाकों के लिए डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें डेजर्ट के ऊपर काम किया जाएगा। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, द स्मॉल फार्मर एजेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे टारगेट ग्रुप के हैं। तो टारगेट एरिया में आप पहाड़ी इलाकों के लिए काम कर सकते हो, आप डेजर्ट इलाके के लिए काम कर सकते हो, आप सूखे इलाके के लिए काम कर सकते हो। और आपके टारगेट ग्रुप में आप कर सकते हो स्मॉल फार्मर्स के लिए काम, मार्जिनल फार्मर्स के लिए काम, जो छोटे लेवल के छोटे तबके के फार्मर्स हैं। ये आपका टारगेट ग्रुप प्रोग्राम हो गया। ये समझ में आया बोलेगा? राधा समझ में आया? फिर नेक्स्ट 1 मार्कर मार्क कर लेना। ये तो आपके दो एग्जांपल्स आपको देने हो सकते हैं टारगेट ग्रुप के और टारगेट एरियाज के लिए। फिर 8 5-year प्लान इज अ स्पेशल एरिया प्रोग्राम डिजाइन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरिया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, ट्राइबल एरिया एंड बैकवर्ड एरिया। ये 1 मार्क में कर लेना कि 8th ईयर जो प्लान था वो किसके लिए था, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के इलाके के लिए था, जिसके अंदर हिल एरिया, ट्राइबल एरिया और बैकवर्ड एरिया की ग्रोथ की बात करी गई थी। फिर हम आते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहाड़ी के एरिया को डेवलप करने का प्रोग्राम। ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाएगा कौन से 5-year प्लान के अंदर इसके ऊपर बात हुई थी। ये 5th 5-year प्लान में इसके ऊपर वर्क हुआ था। 1 मार्कर टारगेट एरिया प्लान 5-year प्लान में हुआ था और हिल एरिया 5th 5-year प्लान में। ये 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। क्या चाहिए तो आगे ऊपर ड्रॉर में ही है। क्या हुआ? लैमिनेशन नहीं करी है तो नॉर्मल फ्रेमिंग करा के दे दो। हमने पहले भी तो नॉर्मल फ्रेमिंग करा के दी थी। स्टार्ट करते हैं। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5-year प्लान से आया था, जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पे काम किया गया था। मिकीर हिल, नॉर्थ चचार हिल, दार्जिलिंग हिल, इन सब इलाकों में काम किया गया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर और कुछ नहीं करना, छोड़ देना। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5-year प्लान के अंडर आया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये कर लेना कि किस किस चीज के ऊपर काम हुआ था। लास्ट की 4-5 लाइन है। दिस प्रोग्राम एम्ड एट हार्नेसिंग द इंडिजिनियस रिसोर्सेज ऑफ द हिल एरिया, कि हिल इलाके के जो अपने खुद के रिसोर्सेज है उनको ग्रो करना, हॉर्टिकल्चर के ऊपर फोकस करना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे फोकस करना, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, इन सब चीजों पे काम करना। फिर आता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ये 4th 5-year प्लान से आया था। ये भी 1 मार्कर का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या था ये पढ़ लो। 4th 5-year प्लान में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया था, जिसके अंदर नौकरी देने का काम हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम हुआ, जो आपके सूखे इलाके के लोग थे उनके लिए। ये प्रोग्राम जो था इसमें लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क कराए थे, रोड बनवा रहे थे, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, ये सब काम हो रहे थे। इसके अंदर और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। वो मैं मार्क करवा रही हूँ, उस पे आई हूँ मैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया 1967 आइडेंटिफाइड 67 डिस्ट्रिक्ट, 1 मार्कर क्वेश्चन, ऑफ द कंट्री प्रोन टू ड्रॉट। तो प्लानिंग कमीशन 1967 में 4th 5-year प्लान में स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम। तो 67 एरियाज के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इरिगेशन कमीशन इंट्रोड्यूस द क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केट द ड्रॉट प्रोन एरिया। अगर किसी एरिया में 30% इलाके के अंदर भी आपको इरिगेशन नहीं मिल रही है तो वो उसको सूखा एरिया माना जाएगा। तो जिसके अंदर आपके राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, मराठावाड़, महाराष्ट्र, रायलसीमा, तेलंगाना, ये सब इलाकों को सूखा इलाका माना गया था। अब हम आते हैं केस स्टडी भारमौर रीजन की। एक्स्ट्रा ये 30% तक मार्क करना है। हाँ, तो हम ये भारमौर रीजन के बारे में अब पढ़ेंगे। भारमौर जो है इसके बारे में आपको ये इमेज जो साइड वाले पेज पे बनी हुई है, पेज 107 पे, ये इमेज आ सकती है और इसके क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, ये मैप आ सकता है। ये बस फोटो आएगा। ये भारमौर इलाका है हिमाचल प्रदेश का। इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एक भारमौर इलाका है, सिर्फ उसका नाम। हाँ, तो भारमौर एक ट्राइबल एरिया है, ठीक है। इसके अंदर भारमौर और ढोली तहसील, चंबा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। इसको ट्राइबल एरिया माना गया है 21 नवंबर 1975 से। अंडरलाइन कर लेना, ये बुक्स में सारी लाइन है। भारमौर में जो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है उसका नाम है गड्डी, ठीक है। हाँ, और ये ट्रांस ह्यूमेंस करते हैं। ट्रांस ह्यूमन मतलब सर्दियों में नीचे की तरफ आ गए और गर्मियों में ऊपर की तरफ चले गए। और ये गड्डी भाषा बोलते हैं, गड्डली
भाषा इनकी भाषा का डायलेक्ट है। भारमौर जो इलाका है यहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, यहाँ पे ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, यहाँ का इन्वायरमेंट जो है बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एंड 2011 सेंसस में यहाँ की जो पूरी आबादी 39,000 समथिंग थी, मतलब 1 किलोमीटर में केवल 21 लोग रहते थे। इससे ऊपर आपका एक बॉक्स बना होगा दिस रीजन, उसका लैटिट्यूड लिखा होगा 32 डिग्री 11 नॉर्थ एंड 32 डिग्री 41 नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड 76 डिग्री 22 ईस्ट एंड 76 डिग्री 53 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपसे पूछ सकते हैं। इस इलाके को पॉपुलरली हाँ होमलैंड ऑफ गड्डीज बोला जाता है। इसके आसपास पीर पंजाल और आपकी धौलाधार रेंजेस पड़ती हैं। ये रोहतांग पास के पास है। यहाँ पे नदी बहती है रावी नदी, उसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं बुधिल और टुंडाहैन, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं। इसका जो टेम्परेचर जनवरी में होता है एवरेज टेम्परेचर 4 डिग्री होता है, और जुलाई में इसका टेम्परेचर 26 डिग्री होता है, ठंडा इलाका है ये। फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिस्टोरिकली गड्डीज जो है यहाँ पे जोग्राफिकली पॉलिटिकली बहुत अलग रहते हैं बाकी सबसे। ये खेती बाड़ी ज्यादा करते हैं और गाय अपनी भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं। सरकार ने इसको शेड्यूल ट्राइब का नाम जो था 5th 5 ईयर प्लान में 1970s में दिया था, 1974 में दिया था। ठीक है, ये 1 मार्कर में आ जाएगा। ठीक है, और भारमौर जो था इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट 1974 में बना था, ये 1 मार्कर का क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। नेक्स्ट, दिस एरिया डेवलपमेंट वाज एम्ड एट इंप्रूविंग, ये आपको आ जाएगा व्हाट इज द एम ऑफ आईटीडीपी एट भारमौर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गड्डीज एंड नैरोइंग द हाँ तुम्हारी बुक में तो पता नहीं कहाँ ये जो था ना शेड्यूल ट्राइब 1970 74, उसकी नेक्स्ट दो लाइन बाद improving the quality of life of Gaddis and narrowing the gap in the level of development between Bharmor and other area of Himachal Pradesh। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल के अंदर ये भारमौर इलाका बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ इलाका है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, the most important significant contribution of tribal subplan in Bharmor region is the development of infrastructure in term of school, healthcare facility, potable water, roads and communication and electricity। इन चीजों के ऊपर बड़ा काम किया गया भारमौर में। नेक्स्ट पैराग्राफ, इसके बेनिफिट्स, ये आपको क्वेश्चन में आ जाएगा व्हाट आर द सोशल बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम आईटीडीपी। ये जो भारमौर के अंदर काम हुआ इतना सारा, उसके सोशल सामाजिक क्या क्या हमें फायदे मिले। सामाजिक फायदे में सबसे पहले इस इलाके का लिटरेसी रेट बढ़ गया, यहाँ का सेक्स रेशो बेटर हो गया। ठीक है, चाइल्ड मैरिज की जो एज थी वो कंपैरेटिवली बढ़ गई। फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ गया। ठीक है, मेल एंड फीमेल का जो लिटरेसी गैप था, जेंडर इनइक्वालिटी गैप था, वो बेटर हो गया, इतना गैप नहीं रहा। और ये लोग पहले जो थे ये फूड ग्रेन्स वगैरह लाइफ स्टॉक के लिए एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते थे, अब इनको एक सेटल्ड कल्टीवेशन मिल गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The term development is generally used to describe the state of particular society and the process of change experienced by them during, ये इतना ज़्यादा important नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ उसमें वही मार्क करना। The concept of development is dynamic and has evolved ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। डेवलपमेंट डेवलपमेंट जो शब्द है ये 1950s के बाद बड़ा फेमस हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एरा के बाद डेवलपमेंट के ऊपर बड़ा फोकस हुआ। पहले डेवलपमेंट का मतलब था जितनी आपने इकोनॉमिकली प्रगति कर ली उतनी आप डेवलप हो गए। तुम्हारी जेब में पहले 10,000 था, तुम्हारी जेब में 60,000 है, तो तुम डेवलप हो गए हो, पर ये पूरी तरह से ट्रू नहीं है। हो सकता है कि आपकी जेब में पहले 10,000 थे और आपका खर्चा 8,000 था या 5,000 था, ठीक है, तो आपको 50% बच जाता था। अब क्या है, आपकी जेब में 60,000 है पर आपका खर्चा 59,000 रुपीज का है, तो फिर वो डेवलपमेंट नहीं हुई। समझ में आई बात? तो अब जो है काफी सारे देश हो सकता है वैसे कमाई ज्यादा कर रहे हैं पर उस देश में गरीबी भी बहुत बढ़ रही है। जैसे हिंदुस्तान वैसे तो कमाई बहुत करोड़ों में कर रहा है, ठीक है, नंबर 1 कंट्रीज के आसपास आ रहा है, पर हिंदुस्तान के अंदर गरीबी भी सबसे ज्यादा है। तो डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती। किस तरह से आपके देश में कमाया हुआ पैसा बट रहा है, क्या अमीर जो है अपना पैसे का हिस्सा गरीब को दे रहा है, क्या गरीब भी अपनी खुशहाली जिंदगी जी पा रहा है कि नहीं, ये सब मैटर करता है डेवलपमेंट के लिए। तो हमें जो है डेवलपमेंट को सिर्फ इकोनॉमिक स्फेयर में नहीं देखना होगा, हमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के वे में देखना होगा,
वेलबींग के बारे में देखना होगा, हमें हेल्थ के बारे में देखना होगा, एजुकेशन देखना होगा, ठीक है, देश के अंदर कितना पॉलिटिकल और सिविल स्टेबिलिटी है, हमें ये सब भी देखना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो थी 1960 से काफ़ी होने लगी। अंडरलाइन कर लेना, दो जगह पे पड़ा डेवलपमेंट डेवलपमेंट की बात करी गई है। एक पब्लिकेशन आई थी पॉपुलेशन बॉम्ब करके बाय एयरलिश इन 1968, वन मार्कर, and the limits to growth by Meadows in and others in 1972 further raised the level of fearing among the environmentalists। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि जिस तरह से आबादी, वन मार्कर, जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, जिस तरह से जो है हम डेवलपमेंट के चक्कर में सब नुकसान करने में लगे हुए हैं, क्या हमारा जो आज का एनवायरनमेंट है ये आगे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा, क्या आगे भी जो है हमारे पास जीने के लिए सब कुछ खुशहाल होगा कि नहीं होगा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। पॉपुलेशन बॉम्ब बाय एयरलिश एंड लिमिट्स टू ग्रोथ बाय मेडोस, वन मार्कर, इसके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत बात करी गई है। अगली आपकी ये फोटो है, अगर आपको हार्मोर की फोटो नहीं आई तो आपको ये फोटो आ जाएगी, ठीक है। तो क्या मैं ये बता देती हूँ, पंजाब और हरियाणा को कलेक्ट किया गया, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है। पंजाब में आपकी सतलुज नदी बहती है, उस पानी को खींच के आपका राजस्थान में लाया है, एक कनाल बनाई गई है जिसका नाम इंदिरा गांधी कनाल रखा गया है। जहां जहां से कनाल का पानी जा रहा है, जिस जिस एरिया से, राजस्थान का वो एरिया हरियाली से भर गया, ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से कनाल जो है राजस्थान के सूखे इलाके को भी हरा भरा बना गया। तो ये फोटो आ सकती है और पूछेंगे कौन सी कनाल है या क्या चीज है, तो आपको बताना है ये इंदिरा गांधी कनाल की बात हो रही है। उससे पहले इस पे आ जाना, यही पैराग्राफ जो चल रहा था। द यूनाइटेड नेशन एस्टैब्लिश अ वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट headed by Norwegian Prime Minister Gro Harlem Brundtland. The commission gave the report known as Brundtland Report entitled Our Common Future in 1987। ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वन मार्कर का क्वेश्चन आ सकता है कि बर्टलैंड कमीशन रिपोर्ट किस चीज के लिए है, किसने इश्यू करी है। पूछो, कुछ पूछना है। फिर हम आते हैं इंदिरा गांधी कनाल नहर कमांड एरिया। इंदिरा गांधी कनाल का पुराना नाम था राजस्थान कनाल। ये पूरे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट कनाल है। इसका आइडिया दिया था मिस्टर कंवर सेन 1948 में। ये कनाल का काम शुरू हुआ था 1958 में, 10 साल बाद। ये हरिके बैरेज इन पंजाब से स्टार्ट होती है, पाकिस्तान के पैरेलल चलती हुई थार डेजर्ट मरुस्थलीय राजस्थान तक इसका पानी आता है। ये कनाल 9060 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये जो है इसके अंदर 70% जो पानी है वो फ्लो सिस्टम में चल रहा है और बाकी का लेफ्ट सिस्टम में चल रहा है। इसको एज इट इज लिख देना, ज्यादा मत पूछना। ये 2 स्टेजेस में इसका काम हुआ है। द कमांड एरिया ऑफ स्टेज 1 लाइज इन गंगानगर, हनुमानगढ़। ये 2 पार्ट्स में बनी हुई है कनाल। फर्स्ट पार्ट जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर आपका जो सेकंड पार्ट है इस कनाल का, वो आपका बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू डिस्ट्रिक्ट में पानी देता है। आवाज आ रही है आराध्य? इसका स्ट्रगल शुरू हो गया, पता नहीं। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल द लेफ्ट कनाल ऑफ इंदिरा गांधी कनाल सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक। तो जिसके जो लेफ्ट कनाल है वो लेफ्ट साइड में है और बाकी जितनी भी राइट बैंक वाली है वो फ्लो चैनल्स हैं। तो इसके लेफ्ट कनाल ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट वाली साइड पे फ्लो कनाल्स हैं, ये याद रखना। पूरी केस स्टडी। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ की 5th लाइन पे आएगा। इट हैज इन्फ्लुएंस, इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका क्या क्या इफेक्ट रहा है। इट हैज इन्फ्लुएंस द एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द रीजन बोथ पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली। तो इसके जो कनाल है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फायदे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर आया है, तो यहाँ पे खेती बाड़ी हो गई, जंगल उग गए, पैस्चर डेवलपमेंट हो गया, एंड यहाँ पे ग्रीनिंग ऑफ एरिया हो गया जिससे विंड इरोजन भी कम हो रही है, कनाल सिस्टम वगैरह भी अच्छा चल रहा है। बट यहाँ पे इतनी इरिगेशन हो गई है, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर हो गया है, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी की प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेजर फॉर इम्प्रूव प्रमोशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि आप अपनी तरफ से मेजर्स बताइए कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये 7 पॉइंट है, आपको कोई भी 5 पॉइंट याद होने चाहिए एट द मैक्सिमम।
पहला पॉइंट है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी। आपको वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई करनी होगी, स्टेजेस के अंदर करनी होगी, जिसके अंदर आप इरिगेशन, पास्चर, ये सब आपके ऊपर फोकस करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसके अंदर वाटर इंटेंसिव क्रॉप ना यूज करो, ऐसे क्रॉप मत उगाओ जो बहुत पानी यूज करते हैं, बल्कि ऐसे क्रॉप्स उगाओ जो बहुत ही कम पानी लेते हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट और दालें वगैरह हो गई। ठीक है। देन आपको कैड प्रोग्रामिंग जो है कंप्यूटर एडेड हेल्प लेके जो है प्रॉपर वाराबंदी सिस्टम करना होगा। अंडरलाइन कर लेना वाराबंदी सिस्टम। वाराबंदी सिस्टम का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनाल वाटर इन द कमांड एरिया। अगर एक जगह से कनाल जा रही है तो उसको इस तरह से करो कि हर जगह पे इक्वल पानी पहुंच जाए, उसे वाराबंदी सिस्टम कहते हैं, वन मार्कर। वाटर लॉगिंग सॉइल सैलिनिटी को नहीं होने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ अपने इलाके के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा पास्चर एरियाज डेवलप करो, सोशल सस्टेनेबिलिटी पे काम करो, लोगों को बोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब प्रमोट करो। ये 7 पॉइंट्स हैं, एनी 5 पॉइंट्स, चैप्टर ओवर। आज के लिए इतना ही।